मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सेटलमेंट ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? सेटलमेंट ज्योग्राफी का आपके सामने जो पेपर देखने को मिलेगा। सेटलमेंट ज्योग्राफी का अर्थ होता है भाई अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल। अब अगर अपन इस विषय की बात करें तो इस विषय के अंदर एक तो नया विषय है, थोड़ा अन्य यूनिवर्सिटी में बहुत कम पेपर होता है इसका। तो इस पेपर के अंदर जो मनुष्य की जो रहने की जो व्यवस्था होती है वो किस तरीके से होती है, उसका अपन जो भूगोलिक अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, उसका अपन जो भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं मानव बस्तियों का, उसी को क्या कहा जाता है? सेटलमेंट ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेटलमेंट ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने मास्टर क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? मास्टर क्लास होने वाली है, जिसके अंदर अपन कंप्लीट रिवीजन करेंगे यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, लेकिन इस क्लास को अपन को पूरा देखेंगे। इससे पहले चैनल को सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, अभी तक आप सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करो भाई सारे के सारे बच्चे, ताकि 30,000 सब्सक्राइबर में जो 700 सब्सक्राइबर मात्र कम है वो अपने पूरे हो सकें। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट और मित्रा से, तो आपको देखने को मिल सकता है कहाँ पर? आपको कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। उस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। और ये PDF आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ और जाकर वहाँ से पढ़ सकते हो। इस PDF को फ्री में जाकर पढ़ सकते हो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। पहला वाला प्रश्न है सेटलमेंट ज्योग्राफी का, अधिवास भूगोल को परिभाषित करते हैं, इसके स्वरूप और क्षेत्र को वर्णन कीजिए। क्या करना है? अधिवास भूगोल के बारे में बताना है। अधिवास भूगोल क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? और उसका स्वरूप क्या होता है, कैसा उसका स्वरूप है ना, उसका स्वरूप कैसा है उसके बारे में बताना है। और उसका क्षेत्र कैसा होता है, क्या होता है, उसका क्षेत्र कैसा होता है उसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। अधिवास भूगोल की परिभाषा देते हैं, उसके स्वरूप और क्षेत्र के बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए मैंने प्रश्न क्या कहता है? अधिवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी होती है वो मानव भूगोल की एक सबसे प्रमुख शाखा है। क्या है? जो भूगोल है उसकी अनेकों अनेक शाखाएं हैं। उसकी चाहे आपके सामने पर्यावरण भूगोल है, उसकी आपके सामने मानव भूगोल हो गया, चाहे भौतिक भूगोल हो गया, चाहे आपके सामने भौतिक और संसाधन भूगोल हो गया, अनेकों अनेक शाखाएं हैं भूगोल की। उसकी एक और शाखा निकल कर आती है अधिवास भूगोल। कौन सी होती है? अधिवास भूगोल। समझ में आ गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने अधिवास भूगोल। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो इसके अंदर अपन क्या पढ़ा जाता है, इसमें पृथ्वी के धरातल पर मानव बस्तियों के अधिवासों का उद्भव, विकास व वितरण, स्वरूप व कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अब कोई भी भौगोलिक शाखा बनाई जाती है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक पद्धतियां, वैज्ञानिक कारण होते हैं। जैसे कि जो मनुष्य है उसको पृथ्वी के धरातल पर जो अलग अलग प्रकार की जो मनुष्य की बस्तियां हैं, क्या है? जो मानव बस्तियां हैं। क्या है? मानव जो बस्तियां हैं वो आपके सामने, चाहे आपके सामने अधिवास हो गया, उन मानव बस्तियों का कैसे उद्भव हुआ। अब मानव बस्तियां क्या है? शहरों में जाओगे बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें देखने को मिलेंगी, 10-10 मंजिला। समझ में आ गया? आप जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान के सुदूर इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में जाओगे, मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। खैर अब धीरे धीरे वहाँ पर भी सीमेंटेड मकान होने लगे, लेकिन हमारे पुराने ज़माने में यही मिट्टी के मकान, जहाँ पे आपके सामने फूस वगैरह से छत उसकी देखने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि तापमान संतुलित रहता था। पहले तो कूलर पंखे तो हुआ नहीं करते थे, तब आपके सामने प्रकृति का सहारा लिया जाता था। नदियों के किनारे, सुदूर जंगलों में जाओगे तो वहाँ के मकान किससे बने होंगे? आपके सामने लकड़ी से। किससे बने होंगे? लकड़ी से बने हुए मकान होंगे। और वहीं अगर आपके सामने कोई बड़े नदियों वाले इलाकों में अगर आप रहोगे तो वहाँ पर बांस से बने हुए मकान आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से जो मानव की बस्तियाँ हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, शुरुआती समय से आपके सामने मनुष्य ने जन्म लिया तभी से थोड़ी रह रहा है वो बस्तियाँ बनाकर, कंक्रीट के 10-10 मंजिला मकान बनाकर। नहीं, समय के साथ उसने पहले एक छोटी सी कोई झोपड़ी बनाई होगी। अरे झोपड़ी भी क्या, 4 पेड़ के आपके सामने पत्तों टहनियों के गुफाओं में रहता था। फिर आपके सामने अलग अलग प्रकार के कोई बस्तियों में रहना शुरू किया उसने, फिर उनका विकास हुआ, फिर आगे आपके सामने वो चीज़ें कैसे बढ़ी। और इन सब चीज़ों का जब अपन साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने अधिवास भूगोल के नाम से जाना जाता है।
यह इस बात का विश्लेषण करती है कि मानव ने अपने निवास के लिए प्राकृतिक वातावरण को किस तरीके से अनुकूलित किया। हमें इस जो अधिवास भूगोल है, कौन सा भूगोल है, जो अधिवास भूगोल है, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं आपके सामने कि मानव ने अपने निवास को रहने के तरीकों को कैसे प्रकृति के हिसाब से डाला है। जैसे प्रकृति की जरूरत थी उसी के हिसाब से उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से चीजों को बनाया। अब आपको सबसे जरूरी पॉइंट, बार बार कहता हूं, कोई भी भूगोल भी दो गया, चाहे कोई इतिहास का पेपर होता है, कोई इतिहासकार हो गया, कोई साहित्य, जो हिंदी साहित्य का पेपर होता है, साहित्यकार के जो कथन होते हैं, क्या होते हैं, कथन होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन कथनों को विस्तार से पढ़ा करो। तो ऐसे एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं क्लार्क ने कहा कि मानव आवासों के स्थानिक वितरण और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन ही अधिवास कहलाता है। क्या कहा गया कि मानव आवास का स्थानिक वितरण, जो मनुष्य रहता है, मनुष्य जिन आवासों में रहता है उसका स्थानिक वितरण, वहाँ पे रहने का जो किस तरीके से चीज़ें फैली रहती हैं उसका वितरण, और उनके बीच में जो अंतर संबंध होता है, क्या होता है, इनके बीच में जो अंतर संबंध होता है उसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपके सामने, उसी के अध्ययन को अपन अधिवास कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए, अधिवास भूगोल का स्वरूप पहले होता है अंत विषयक। ये बहुआयामी है। क्या है, मल्टी आपके सामने मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इसके एक से अनेक विषय आपके सामने अधिवास भूगोल से जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, जो अधिवास भूगोल है, क्या है, अधिवास भूगोल है, उससे एक से अधिक विषय वो आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ हम समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व वास्तुकला जैसे सब विषयों को गहरे रूप से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, समाजशास्त्र। कौन सा विषय, समाजशास्त्र हो गया, है ना, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सोशियोलॉजी हो गया भाई, सोशियोलॉजी का स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स का, इतिहास का, सबका अध्ययन करते हैं। अब कैसे करते हैं भाई, मनुष्य कहाँ रहता है भाई, मनुष्य आपके सामने समाज में रहता है। मनुष्य मकान बनाएगा, मनुष्य कैसे रहेगा, बात की बात है। मनुष्य रहता कहाँ पर है, समाज में। तो समाजशास्त्र में अपन समाज के बारे में तो अध्ययन कर रहे हैं, तो समाजशास्त्र विषय का अध्ययन हो गया। फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का जुड़ाव कैसे होगा भाई, मनुष्य आपके सामने प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति अर्थशास्त्र से, तो अर्थशास्त्र का भी अध्ययन होता है। और ऐतिहासिक घटनाओं का भी इसमें अध्ययन देखने को मिलता है। किसका, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं का भी इसमें अध्ययन देखने को मिलता है। किसका, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं का भी अध्ययन देखने को मिलता है। और वास्तुकला जैसे विषय होते हैं। क्या होता है, वास्तुकला जैसे विषय। क्यों, वास्तुकला होता है आर्किटेक्चर। भाई कोई भी मकान बनाओगे, कोई भी घर बनाओगे, वास्तुकला का प्रयोग तो होगा ही। तो वास्तुकला जैसे जो विषय होते हैं वो भी आपके सामने इसमें जुड़े रहते हैं। समझ में आ गया। तो अलग अलग प्रकार के जो विषय होते हैं उनका आपके सामने इसमें जुड़ाव देखने को मिलता है। अगले वाले की बात करें, स्थानिक व गत्यात्मक। यह अधिवासों के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है कि जो अलग अलग प्रकार के जो अधिवास है, रहने के तरीके हैं, वो ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग जगह होती हैं, उन पे अलग अलग तरीके का आपके सामने रहन सहन देखने को मिलता है। चूंकि बस्तियां समय के साथ विकसित व परिवर्तित हुई, समय बदलता गया, अलग अलग समय पे जो बस्तियां होती हैं वो विकास हुआ, उनका क्या हुआ, उनका विकास देखने को मिला, है ना। और समय के साथ उनमें परिवर्तन भी देखने को मिला। इसीलिए क्या गत्यात्मक है। पहले मनुष्य गुफाओं में रहना शुरू किया, नदियों के किनारे छोटे छोटे पेड़ पत्तों से जगह बनाई, फिर उसने थोड़े बहुत मिट्टी वगैरह से कुछ बनाना शुरू किया मकानों को। फिर आपके सामने उसने पत्थर के मकान, आज के समय बड़े बड़े कंक्रीटों से मकान 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 40 मंजिला मकानों का निर्माण करता है। तो क्या एक साथ ही निर्माण हो गया था, क्या नहीं हुआ था। समय के साथ चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है। इसीलिए इसका स्वरूप कैसा, डायनेमिक है। डायनेमिक कैसे होता है, समय के साथ चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, यह विषय मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि भौगोलिक प्राकृतिक कारक मानव बस्तियों को कैसे निर्धारित करते हैं। मानव पर्यावरण के बीच में चीजें निर्भर करती हैं। भौगोलिक कारक होते हैं वो मानव बस्तियों को, जैसा भौगोलिक दृष्टिकोण होगा वैसी मानव की बस्तियां होंगी। रेगिस्तान के घर अलग होंगे, रेगिस्तान में घर आपके सामने मिट्टी से बने हुए चौकोर आकार के होंगे। जम्मू कश्मीर के मकान आपके सामने ऐसे कौन शेप में होंगे और आपके सामने लकड़ी के बने हुए होंगे। समझ में आ गया। क्यों भाई, क्यों होता है ऐसा, लकड़ी इंसुलेटर होती है, मिट्टी भी इंसुलेटर, मिट्टी का क्यों नहीं बना रहे वहां पर जम्मू कश्मीर में, कौन शेप में वहां पर, क्यों, क्योंकि मिट्टी बर्फ के दबाव से टूट जाएगी ना, नहीं बना सकते ना।
तो मजबूत लकड़ी का, मजबूत कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। क्यों? लकड़ी एक इंसुलेटर का काम करती है, जहाँ से ठंड आर पार नहीं हो सकती। तो कौन शेप में होगा? बर्फ गिरेगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर चौकोर शेप में, राजस्थान के घर होते हैं, चौकोर शेप में बना दिया तो ये लो इतनी बड़ी इसके ऊपर इमारत जम जाएगी बर्फ की। इसीलिए कौन शेप में बनाए जाते हैं। तो ज्योग्राफी, भूगोलिक दृष्टिकोण, प्रकृति बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि मानव की बस्तियाँ वो कैसी होंगी। समझ में आ गया? मानव बस्तियां कैसी होंगी, इस पे किसका नियंत्रण रहता है? भूगोल का बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता है। अधिवास भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। अधिवास भूगोल का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। क्या है? जो आपके सामने जो अधिवास भूगोल है उसका जब अध्ययन करते हैं तो बहुत बड़ा है, अत्यंत व्यापक है, जिसे दो भागों में अपन बांट सकते हैं। पहला वाला भाग है अधिवासों की उत्पत्ति विकास, बस्तियों का ऐतिहासिक विकास और उन्हें प्रभावित करने वाले भौतिक व सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं। अलग अलग प्रकार की जो बस्तियां हैं उसका विकास समय के साथ होता रहा। क्या? उसका विकास समय के साथ होता रहा और उनको प्रभावित करने के लिए अलग अलग प्रकार के चीजें हुई, भौतिक, फिजिकल और कल्चरल चीजें देखने को मिली। समझ में आ गया? ऐतिहासिक, समय के साथ, भौतिकता के साथ चीजों में चेंज हुआ। आदिवासियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियां सघन व प्रकीर्ण होती हैं। गांव में जाओगे, गांव की बस्तियां कैसे, दूर दूर लोग रह रहे हैं, बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं, है ना, एक जगह पर लोग नहीं रहते हैं। रेखीय, एक सड़क के किनारे सभी लोगों के घर देखने को मिल जाएंगे, रेखीय आकार में देखने को मिलेंगे, है ना, या वर्ताकार में, भाई को चौराया उसके आसपास लोगों के घर देखने को, या कुएं वगैरह इसके आसपास लोगों के घर देखने को मिलते हैं, है ना। नगर के शहर कैसे होते हैं? नगरों का विकास उनकी आर्थिक संरचना सीबीडी पर निर्भर करती है। किस पर? सीबीडी पर, आवासीय क्षेत्रों व कार्यों पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? तो नगरों का जो विकास होता है और उनकी आंतरिक जो संरचना होती है वो सीबीडी प्रक्रिया पर निर्भर करती है और उनका कार्यों का विश्लेषण देखने को मिलता है। मतलब सीबीडी क्या होती है? कैसे नगरों को बसाना है। नगरों को गाँवों की तरह नहीं बसा सकते। उद्योगों के आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना, उनके लिए सीवरेज लाइन निकालनी है, उनके लिए आपको मेट्रो लाइन निकालनी है, उनके लिए आपको हाईवे निकालना है, उनके लिए आपको अलग अलग प्रकार के विकास कार्य करने होते हैं। तो उसी हिसाब से लोगों को बसाना जरूरी होता है। समझ में आ गया? तो नगरीकरण को बसाने के लिए बाकायदा क्या योजना की जरूरत पड़ती है। ऐसे गाँव में किसी प्रकार की योजना नहीं, लोगों को जैसे मन में आया वैसे बस लिया, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर रहती नहीं है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है समस्याओं का नियोजन। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को वर्तमान समस्याएं, मलिन बस्तियां, स्लम। भाई काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि किराए के मकान में रह सके। काफ़ी लोगों के पास ऐसे पैसे नहीं होते हैं जो आपके सामने घर बना सके, तो वो अपनी झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, उसी को स्लम कहा जाता है। आवासों की कमी, बहुत कम क्षेत्र में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आवास का बहुत कमी देखने को मिलती है, इसीलिए टाउन प्लानिंग का आपके सामने ज़रूरत रहती है। आदिवासी भूगोल केवल ईंट पत्थर मकान बनाने का अध्ययन नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने ईंट पत्थर से मकान बना दिया, नहीं नहीं, उन मकानों को बनाना कैसे है, लोगों को बसाना कैसे है, इस चीज का अध्ययन किसमें किया जाता है? अधिवास भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अधिवास भूगोल के अंदर इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। बल्कि मानव सभ्यता, उसकी संस्कृति व भूगोल और पर्यावरण के बीच में जटिल संबंधों को समझाने का महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य की जो सभ्यता है, क्या है, मनुष्य की जो सभ्यता है वो कैसे रहेगी, वो कैसी संस्कृति में रहेगा और कैसी भूगोल और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसको समझाने का आपके सामने विज्ञान होता है। समझ में आ क्या? विज्ञान है एक तरीके से। समझ में आ गया? चलिए, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा लगा आपको? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।